अस्सलाम मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक बातें की थी। हमने 4-5 छोटे छोटे उसूल देखे थे, रूल्स देखे थे। हमने एक कंपनी का वैक निकालना सीखा था कि कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट है जो कंपनी ने कम से कम अर्न करना है अपने पैसे के ऊपर, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अगर एक शेयर होल्डर अपने कुछ पैसे कंपनी के पास छोड़ जाता है, प्रॉफिट नहीं लेके जाता घर, तो टेक्निकली उसकी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। तो जब भी हम बात करेंगे इक्विटी की, तो इक्विटी में सिर्फ इनिशियल कैपिटल नहीं आएगा, बल्कि साथ हमारे सब्सिक्वेंट जो प्रॉफिट रिटेंशन है वो भी आएगी। फिर हमने पढ़ा था जनाब, डेट की कोई भी टाइप हो जिसपे कंपनी को सूद देना हो, कंपनी के लिए सब बराबर है, ठीक है जी। चाहे वो बैंक से लोन ले उसमें भी सूद देना है, चाहे वो पब्लिक से लोन ले उसमें भी सूद देना है, चाहे वो बैंक से ओवरड्राफ्ट के नाम पे पैसा ड्रॉ करे उस पर भी सूद देना है, ठीक है जी। फिर हमने ये देखा था कि जनाब हमारे पास कितने एवेन्यूज ऐसे हैं जिसपे एक इन्वेस्टर को डिफ़ॉल्ट रिस्क फेस करना पड़ता है और उस पर जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली हायर मिलता है। अच्छा, मैंने आपको दिया था एक होमवर्क, आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा जी। स्क्रीन आ रही है एनीवन? बिल्कुल आ रही है स्क्रीन जी। सॉवरन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कहते हैं। ट्रिपल ए रेटेड बैंक सॉवरन नहीं है, ठीक है जी। सॉवरन का मतलब है जिसके पास नोट छापने की मशीन है, वो आपको आपका पैसा वापस दे सकता है। अच्छा जी, फिर हमने होल्डिंग पीरियड यील्ड पे बात की थी, याद आ रहा है? और मैंने एक सवाल जो आपको दिया था वो इसी चीज़ के ऊपर दिया था, याद आ रहा है? अच्छा जी, आज हमारी कौन सी वीं क्लास है? आज हमारी तीसरी क्लास है। अच्छा, यहाँ नहीं आ रही होगी। अच्छा, अब आ रही है मेरे बच्चों? आना शुरू। भाई आज जो है ना, वो मैंने आपको कहा था कि अगली 4 क्लासेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, ठीक है जी। ये अगली 4 क्लासेज सिर्फ वैक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली 4 क्लासेज आगे के सारे टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्योंकि इन 4 क्लासेस के अंदर हमने वो बुनियाद रखनी है, वो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ करनी है जो बाद में जो है वो सारे टॉपिक्स के अंदर इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अपने पास हेडिंग डालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हेडिंग डालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड जी, हेडिंग डालें अपने पास, शाबाश। चलो जी, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में एक ही आता है शायद, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या? देखिए, एक कंपनी के पास एसेट्स मौजूद है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है जिसको आप कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी के पास एसेट्स मौजूद हैं से 700 या से 800 रुपये के एसेट्स मौजूद हैं। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस 800 रुपये के एसेट्स में इक्विटी मौजूद है 500 रुपये की। इसका क्या मतलब है? ये पैसा किसने दिया है? ये शेयर होल्डर्स ने दिया, ये शेयर होल्डर्स ने दिया। ये अच्छा, क्यों दिया है शेयर होल्डर्स ने? क्या चाहते हैं वो लोग? वेरी गुड सर, वो डिविडेंड चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं डिविडेंड। वो क्या चाहते हैं? डिविडेंड चाहते हैं, ठीक है। वो बस ये चाहते हैं कि जी 500 रुपये हर साल उनको एक सर्टन रेट से डिविडेंड मिलता रहे। ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, बस कोशिश ये किया जाए कि कम ना मिले, ठीक है जी। फिर हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन। यह से मिसाल के तौर पर 200 रुपये का। भाई ये किससे लिया? बैंक से लिया होगा या पब्लिक से लिया होगा। इस पर क्या पे करना है हमने? वेरी गुड सर, इस पर हमने इंटरेस्ट पे करना है। ऐसा कोई फ्री का पैसा है हमारे पास? नहीं सर, दोनों पे हमने या तो डिविडेंड देना है या सूद देना है। अच्छा, फिर हम अज्यूम कर रहे हैं इधर मेरे पास है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स आपको क्या करते हैं? उधार पे सामान देते हैं, एसेट्स देते हैं, पैसे नहीं लेते जल्दी। पैसे कब लेते हैं? थोड़े दिनों बाद लेते हैं। क्या इस पे आपसे वो सूद चार्ज करते हैं? नहीं सर, इसका मतलब है हमारे पास ये जो पैसा है ना, ये है हमारे पास कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऐसा
सर वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसपे कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा देना हो, या डिविडेंड की फॉर्म में, या इंटरेस्ट की फॉर्म में, या डिविडेंड की फॉर्म में, या इंटरेस्ट की फॉर्म में, ऐसे कैपिटल को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे फाइनेंस को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो आइंदा के बाद सर एमएफए में अगर मैं कहूं कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसपे हमने क्या पे करना है? या डिविडेंड देना है या सूद देना है। आमतौर पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। आमतौर पे सर शॉर्ट टर्म डेटर्स के अंदर क्या मौजूद होता है? सिर्फ क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है जी। अगर इधर ओवरड्राफ्ट होता तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता। क्यों सर? क्योंकि उस पर आपने सूद पे करना है। तो अब बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या है? वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिस पे आपने क्या पे करना है? कोई कॉस्ट पे करनी है। कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये कॉस्ट कैसे? डिविडेंड तो इनकम नहीं होती है, लेने वाले के लिए इनकम है ना। हम तो इस वक्त देने वाले बन रहे हैं, तो देने वाले के लिए क्या है? ये कॉस्ट है। चाहे सूद हो चाहे डिविडेंड, कंपनी ने पैसा पे करना है। क्रेडिटर्स पे हमने कोई सूद पे नहीं करना। तो सर अगर मैं आइंदा के बाद आपसे कहूं कैपिटल एम्प्लॉयड के, आप क्या कहोगे? लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। ऐसा है, ये नोट कर ले सर, शाबाश। यार अगर तुम लोग वक्त पे आओ ना, 2:30 बजे पहुंच जाओ यार। 1.5 घंटे की क्लास है ना, एक शॉर्ट पीरियड है बहुत, ठीक है। तो 1.5 घंटे में खयानत नहीं होनी चाहिए, मेरा टाइम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैपिटल टोटल पैसों को कहते हैं बिजनेस में जो लगे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो शेयर होल्डर्स लेकर आते हैं उसको इक्विटी कहते हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सॉरी। बेटा मुझे इस क्लास से 80-90% रिजल्ट चाहिए, तो होमवर्क आपके अच्छों को भी करना होगा, ठीक है जी। अभी क्लास के एंड में मैं आपके रजिस्टर्स चेक करूंगा, आपने होमवर्क किया है नहीं किया है? ये टोपी नहीं कराना मैंने, होमवर्क का रजिस्टर अलग बनाया है, वो मैं घर पे रखता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं करना अल्लाह के वास्ते, ठीक है ना। मैं आके चेक करूंगा सबका काम, ठीक है जी। आप लोगों ने तो किया ही है ना, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं सर। ये ऑनलाइन वाले उछल उछल के कह रहे हैं चेक कर लेना, तो फोटो भेज दूँ? हाँ भेज दो। टोपियाँ करा, रजिस्टर घर भूल गया, वो अलग रजिस्टर में किया है। चलो जी, प्रीमियम लेक्चर्स डल गए भाई वैक के तो पूरे पूरे। चलो आगे बढ़ो दोस्त, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। आपको नहीं लगता हम वैक भी कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेट करते हैं? ऐसा है नहीं? अब यही करते हैं ना सर, लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंटरेस्ट रेट प्लस इक्विटी इनटू जो हमारे पास डिविडेंड का रेट होता है डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। ऐसे ही है ना? अच्छा, ये दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चों। एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसको कहते हैं? हमारा शेयर होल्डर कितना डिविडेंड मांग रहा है, कितना डिविडेंड मांग रहा है। मांग रहा है का मतलब है ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड रेट। किसका रिक्वायर्ड रेट? शेयर होल्डर्स का। ये कंपनी को पे करना है, तो कंपनी इसको क्या समझती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के भाई अगर मैंने शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो मुझे उस पर डिविडेंड देना है, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर ये चाह रहा है कि अगर उसने 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं तो कंपनी उसको हर हाल में 16 रुपए का सालाना डिविडेंड पहुंचाए। ऐसा है? ये डिविडेंड, ये बात समझ आती है? तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है जी? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दी
शेयर होल्डर्स, ठीक है, या बाय द शेयर होल्डर। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का शॉर्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? नहीं, सीई नहीं, केई। क्या चीज? केई। भाई ये केई लिखेंगे, इसको हम सी नहीं लिखेंगे, हमने अपनी होशियारी वहां पे नहीं करनी है। केई क्या है जी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एक बच्चा लास्ट टाइम मुझसे इस पर बहस करने लग गया, केई क्यों है भाई? भाई एक इंटरनेशनल इसका जो है वो नाम लोगों ने केई रख दिया, तो अब केई चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ डेट क्या जी? सर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक वाला हमारे मामे का लड़का तो नहीं है ना, हमसे सूद चार्ज करेगा। जो सूद चार्ज करेगा वो रेट क्या है सर? कॉस्ट ऑफ डेट है, इंटरेस्ट है। तो उसको हम क्या करेंगे? अज्यूम 10%, अज्यूमिंग 10%। इसका मतलब क्या है? अगर आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया है ना, तो भैया आपको 10 रुपए का सूद हर साल पे करना है। तो इसको हम क्या नाम दें? कॉस्ट ऑफ डेट या इंटरेस्ट को क्या नाम दें? केडी। क्या नाम देंगे हम? अब के ई में लिखूं तो इसका क्या मतलब है? शेयर होल्डर क्या रिटर्न मांग रहा है। और के डी लिखूं तो इसका क्या मतलब है? सर बैंक या डेट होल्डर क्या रिटर्न मांग रहा है। ऐसा है, ये कॉपी करें सर, शाबाश, फौरन फौरन। क्या हम आगे बढ़े? बढ़े आगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल हम लेते हैं। शाबाश जी। के ई प्लस के डी वैक नहीं है भाई, इन दोनों का वेटेड एवरेज वैक है। लॉन्ग टर्म डेट पे आपने सूद पे करना है। के ई और के डी क्या है? मैं चर्च पी के अभी फारिग हुआ हूं, मुझे बता दें। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी शेयर होल्डर्स क्या रिटर्न मांग रहे हैं, ठीक है जी। के डी का मतलब है बैंक हमसे क्या सूद मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट। यार 1.5 घंटे के लिए आते हो, उसके अंदर भी आधा घंटा लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा फिर यार? जी कितना? माशाल्लाह माशाल्लाह यार, एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उसने निकाला रेट 63%। कंपनी बेच के भी पैसे पूरे नहीं होगा। हाँ जी, हमजा अभी ये सारी टेक्निकलिटीज़ जो है ना दिमाग में रोक के रखो, बहुत सारी चीज़ें आगे अनफोल्ड होनी है, रुक जाओ। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, हमारे पास 9 मिलियन रुपए की अमाउंट है जो किन दो लोगों ने दी है? शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स ने। ये 9 मिलियन में 2 हिस्से हैं। वो कह रहा है भैया इसमें डेट पहले आ रहा है, टू इक्विटी बाद में आ रहा है। उसने कहा इसमें डेट और इक्विटी है 40 और 60, यानी सर 40% इसके अंदर डेट है और 60% इसके अंदर इक्विटी है। तो 40% डेट है और 60% क्या है जी? इक्विटी। मुझे बताएं कितना पैसा आपको शेयर होल्डर्स ने दिया है और कितना पैसा आपको बैंक ने दिया है? 60% कितना होता है? 5.4 मिलियन। और 40% सर 36 लाख रुपए आपको बैंक ने दिया है। ये दो चीजें आपके पास मौजूद हैं, ये आपके पास कैपिटल मौजूद है। अच्छा, इक्विटी पे आपने क्या करना है सर? अच्छा, डेट पे आपने क्या पैसा पे करना है? 10%। 10% का सूद आपने हर साल देना है। ये क्या है? 10% क्या है? के डी। ऐसा। अब मुझे बताए शेयर होल्डर्स क्या मांग रहे हैं? 5% नहीं मांग रहे हैं, शेयर होल्डर मांग रहे हैं प्रीमियम। 5% ऊपर मांग रहे हैं। किससे ऊपर? कॉस्ट ऑफ डेट से। तो मुझे कल मैंने डिस्कस भी किया था इसको, प्रीमियम को, कि प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा रेट मांगना। अब बता शेयर होल्डर मांग रहे हैं कितना? 5% अबव। 5% अबव का क्या मतलब है?
अगर डेट होल्डर 10 मांग रहे तो ये कितना मांग रहे हैं, ये 15 मांग रहे हैं। इस 15% को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मुझे बताएं सर, मेरे पास अब अगर वैक निकालने जाऊं तो मैं कहूँगा जी 54 लाख रुपए मेरे पास, 54 लाख रुपए मेरे पास ऐसे हैं जिसपे मैंने 15% का रिटर्न देना है, और मेरे पास 36 लाख रुपए ऐसे हैं जिसपे मुझे डेट होल्डर्स को, बैंक को 10% का सूद पहुंचाना है। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, सॉरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कितना? अब मुझे बताओ कि 13% को एक्सप्लेन करो कि 13% का मतलब क्या है। कंपनी के पास जो 9 मिलियन रुपए है ना, ये कंपनी ने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी ये इंश्योर करे कि किसी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट ना करे जहां से कंपनी को रिटर्न मिलना हो कितना, 13% से कम। मुझे बताएं शेयर होल्डर क्या मांग रहा है इसमें, 15%। डेट होल्डर क्या मांग रहा है, 10%। कंपनी को इन्होंने पैसा कितना दिया है, 9 मिलियन, और कंपनी को कहा कि जी एक ने कहा मुझे 15% चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे 10% चाहिए। कंपनी ने वेटेड एवरेज रेट निकाला कितना। अब कंपनी ये इंश्योर करेगी कि जो 9 मिलियन इन दोनों से जमा किया ना, ये ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करे जहां से रिटर्न 13% से ज्यादा आ रहा हो। ऐसा मिनिमम रिटर्न कितना होना चाहिए, 13%। 13 से कम पे काम नहीं करना है, ऐसा है। अब बताओ अगर प्रोजेक्ट ए 14% का रिटर्न दे रहा है, इसमें पैसा डालें या ना डालें, डालें। अगर प्रोजेक्ट सर बी आपको रिटर्न दे रहा है 16% का, इसमें पैसा डालें या ना डालें। सर अगर एक प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे रहा है 13% का, इसमें पैसा डालें या ना डालें, हाँ डालें सर। इसके बाद भी ये दो लोग क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि इनको इनका रिक्वायर्ड रिटर्न। और अगर सर एक प्रोजेक्ट आपको से 11.5% का रिटर्न दे रहा है, आप इसमें पैसा ना डालें, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है जी, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे आपने या तो KE देना है या KD देना है, ऐसा। ये बात समझ आती है। बड़े एक स्टेप आगे, ये कॉपी करना है तो करने में रुका हूं, शाबाश जी मेरे बच्चों, तैयार हो? हाँ जी। अब मैंने आपको पढ़ाया जी मेरे बच्चे, नहीं देखो बेटा, ओवरऑल हमने बिल्कुल भी नहीं देखना है। देखो हमने ये चीज़ सीखी है कि हमारा जो शेयर होल्डर और डेट होल्डर है ना, अगर हम उसको रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं दे रहे ना, वो हमसे कह रहा है मुझे वापस दे दो। शेयर होल्डर कहेगा मुझे 14.99 नहीं चाहिए। अगर मेरे एक रुपए पे आप मुझे 15% दे सकते हो तो दो, नहीं हो ना, अपने ऊपर जबर नहीं करना, मुझे पैसा वापस कर देना, ठीक है। हम MFA में ये अज्यूम करके चलेंगे, अगर एक कंपनी वैक से ज्यादा की अर्निंग नहीं कर सकती है तो कंपनी क्या करे, वो पैसा वापस कर दे। ये ना करे कि यार चूंकि मैं एक प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा कमा चुका हूं तो दूसरे प्रोजेक्ट में कम भी मिले तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, हमने हर एक प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली लेके चलना है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 100 रुपए और मुझे टारगेट मिला कि जी आपने 13% कमाना है, मैंने पहले 90 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां मुझे 50% का रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी 10 रुपए बचे वो मैं 8% पे इन्वेस्ट कर दूं, ये नहीं है। मैं बाकी 10% का क्या करूंगा, मैं मुड़ूंगा शेयर होल्डर्स की तरफ और डेट होल्डर्स की तरफ। मैं कहूंगा भाई यार ये पैसे वापस ले लो, तुम्हारे शुरू के पैसों पे तो मैंने तुम्हारे रिक्वायर्ड रिटर्न से बहुत ज्यादा कमा लिया है, भाई ये बेहतर है कि आप ये बाकी पैसा खुद इन्वेस्ट कर दो कहीं और, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये पैसा कहीं और मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर लें। ये हमारी असम्पशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सर शुरू का मिस हो गया था तो मैं अभी आया हूँ, ज़रा वापस से वो गाना चला दें और उस पर वापस से ज़रा डांस करके दिखा दें, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हैं? फिल्म में आगे भी तो जाना है ना। अच्छा जी, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई, अब मैं आपको सवाल ऐसा दूंगा जिसका सर होगा ना पैर होगा। यानी मैंने आपको सर सफ़ेद चावल दिखाया और अभी मैं आपको दे के आ रहा हूँ रिक्वायरमेंट में बिरयानी। आया ज़रा मेरे बच्चों, ये FAR 1 का पेपर तो देकर आ रहे हो ना सब, बस बस बस,
कोई ऐसा ज़बरदस्त मुजाहिद है जिसका जो FAR1 भी इसी अटैम्प्ट में देगा? एक तो होता है कि अल्लाह की तरफ से देना पड़ जाए, वो नहीं बात कर रहा मैं। किसी का प्लान तो नहीं है ना, रिजल्ट के बाद तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये जो वर्ड है ना वर्किंग कैपिटल, ये आई होप आपको पता होगा, ठीक है जी, शाबाश। वैसे मैं भी एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको पता हो। सर आप गलत सोच रहे हैं, कर ले भाई, मैं करा रहा हूँ, शाबाश कर ले। एक सवाल है, आपने क्या निकालना है इसमें? वैक निकालना है। अच्छा, प्रीमियम फॉर इक्विटी है ना, माइनस कर लेना, कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। वो कह रहे सर वो चीज भी दें जिसमें ये ऐड करना है। जी मेरे बच्चों, हाँ जी, हो गया। मुझे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला है? अच्छा, आपने देखा सवाल में दो ही चीज़ें, या तो प्लस होंगी या ऐड होंगी, ये सॉरी या माइनस होंगी। आपको लगा कि यार डिवाइड भी हो सकती है, ठीक है जी। आपको लगा यार माइनस करेंगे तो बहुत छोटी सी फिगर आ जाएगी, हैं? अच्छा अच्छा, चलो यहाँ देख लो, मैं इसको करवा रहा हूँ। इधर देख लो, इधर देख लो। देखो बचपन में हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी कि एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज या डेट, ऐसा। अच्छा, मैं इसको ज़रा एक्सपेंड करूँ तो एसेट मेरे पास होगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। सही लिखा मैंने? ये कंपनी की टोटल लायबिलिटीज हो गई, ये कंपनी के टोटल एसेट्स हो गए। इक्वेशन सही लिखी ना मैंने? पक्का? अच्छा, इसको रीअरेंज करूँ ज़रा सा। तो एक काम ये करते हैं कि ये जो करंट लायबिलिटीज़ है ना, इसको इस साइड पे ले आते हैं, इस साइड पे, दूसरी वाली साइड पे। तो ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा। तो इसकी दूसरी तरफ देखो क्या आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस। अच्छा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? पूरा चैप्टर है एमएफएमएस, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बराबर है किसके? कैपिटल एम्प्लॉयड के। ऐसा है? ये नजर आ रहा है भाई? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 4 लाख के। मैं कह रहा हूं जी 4 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल कितने का? 1.5 लाख। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूरा चैप्टर है, अभी आगे हमने जाके पढ़ना है, ठीक है जी। बस आप इतना याद रखो कि जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो क्या चाहिए होता है आपको? फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होते हैं, ऐसा चाहिए होता है ना फिक्स्ड एसेट्स। और क्या चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए? मैं एक दोस्त, इस सवाल में यही रोक रहा हूँ ना, मैं एक दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार तुम इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो यार, अब मुझे लगता है कि ये जो मशीन है ना, ये तो मैं भी खरीद के शुरू कर सकता हूँ। ये मशीनें कितने की हैं? उससे कहा ये मशीन है 5 लाख की। कितने की? ये क्या है मेरे पास? फिक्स्ड एसेट्स। मैंने कहा बस यही है ना बिजनेस में, और तो कुछ नहीं है ना? उसने कहा इधर आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। वो मुझे ले गया एक गोडाउन में, यहाँ पड़ा हुआ रॉ मटेरियल। उसने कहा ये रॉ मटेरियल देखा, ये रखना ज़रूरी है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यार ये बाद में मिलता नहीं है, तो आपको सीजन में ख़रीद के रखना पड़ता है पहले से, तो ये ख़रीद के तुम्हें रखना पड़ेगा। सिर्फ मशीनें नहीं चाहिए, ये रॉ मटेरियल भी ख़रीद के रखना है।
अच्छा, फिर वो मुझे ले गया फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या पड़ा हुआ था? फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस हो रहा था। उससे कहे फैक्ट्री में सामान देख रहे हो, ये बनना शुरू हुआ है, ये अभी थोड़े दिनों में कंप्लीट होगा। तो फैक्ट्री में लगभग सर 10,000 रुपये का सामान और पड़ा हुआ था। मैंने कहा अच्छा 10,000 रुपये का सामान और है? उसने कहा ये भी चाहिए, आप खाली तो नहीं रखनी फैक्ट्री, यूनिट शुरू करोगे तो एकदम से तो नहीं कंप्लीट होगा ना, 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, तो हर वक्त हमारी फैक्ट्री में कितने का सामान पड़ा होगा? 10,000 रुपये का। फिर मुझे वो ले गए एक और गोडाउन में। उसने कहा ये देख रहे हो फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं 17,000 रुपये के। मैंने कहा ये क्यों रखे हुए? उसने कहा भाई सीजन से पहले प्रोड्यूस करके रखने पड़ते हैं, जब कस्टमर मांगता भी अनसर्टन है, कभी किसी एंगल से कस्टमर आ जाएगा तो मना करोगे क्या? रखना पड़ता है, ये तो मशीनों के अलावा भी पैसा डालना है। मैंने कहा बस यही डालना है। उसने कहा इधर आओ। वो मुझे ले गया, उसने रजिस्टर खोला, रजिस्टर में आ रहा था रिसीवेबल्स। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा जी हर वक्त हमारे 50,000 रुपये कस्टमर्स के पास फंसे हुए होते हैं, ये नहीं निकलते हैं, ये हरामखोर पिछला देते हैं तो अगला सामान लेके जाते हैं, तो 50,000 फंसे रहते हैं। मैंने कहा ओहो। उसने कहा इधर आओ। उसने कहा दराज खोला और उसमें पड़े हुए थे 5,000 रुपये। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये क्या? उसने कहा कैश रखना पड़ता है भाई, कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है फ़ौरन से देने पड़ जाते हैं, ये सब ऐडअप कर दो ना, ये बनते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल। ये क्या बनता है? वर्किंग कैपिटल। तो क्या एक बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए? वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। ऐसा अगर मैंने सामान उधार पे लिया है तो, रॉ मटेरियल उधार पे लिया है तो इसमें से पेबल्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल है क्या? कंपनी के वो करंट एसेट्स जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हैं, माइनस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि कुछ करंट एसेट्स आपको उधार पे मिले होते हैं, बाकी आपने अपनी जेब से लेने। ऐसा। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, आप कहोगे फिक्स्ड एसेट्स, और साथ में क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। तो बताओ हमारा वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का बन रहा है? 3.5। अब बताओ इसमें इक्विटी और डेट कितना है? 30% इसके अंदर इक्विटी डेट है और 70% इसके अंदर इक्विटी है। तो 70% इक्विटी निकालो और 30% डेट निकालो, कितना बनता है? कितना बेटा? 385। और ये अच्छा, अब मैं आराम से वैक निकाल सकता हूँ। सर मेरे पास 385,000 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 16%। और डेट कितना है सर मेरे पास? डेट है मेरे पास 165। और वो कह रहे हैं जी हमारे इक्विटी वाले ना मज़े में ये 6.5% ज़्यादा रेट लेते हैं शेयर होल्डर्स के, सॉरी डेट होल्डर्स के मुकाबले में। तो अगर मैं डेट होल्डर्स का रेट निकालना चाहूँ तो मैं 16 में से 6.5 क्या कर दूँ? क्योंकि इक्विटी होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो हटा दो तो डेट होल्डर का रिटर्न बन जाएगा कितना? कितना? 9.5%। आप बताओ सर, इसको मैं डिवाइड करूं किससे? क्या आ रहा है? 14 पॉइंट। ऐसा है कि नहीं है? ये कॉपी कर लो मेरे बच्चों। कोई मसला नहीं है सैफ, बिल्कुल सही किया आपने। ये माइनस क्यों किया? देखो शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, 6.5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो सीधी सी बात है डेट होल्डर को रिटर्न कम मिल रहा होगा। कितना कम मिल रहा होगा? 6.5%। तो माइनस कर दो उसमें से। ठीक है यार, अल्लाह के वास्ते भाई, जब तुम रेशो से ये सेम रखोगे ना तो तुम्हारा वैक तो सेम आ जाएगा। ठीक है जी। बच्चे ने कहा मैंने डायरेक्ट 30 और 70% ले लिया था, वैक तो आपका सेम आ जाएगा, लेकिन उसने कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर रखे होंगे वो नहीं देगा वो। ठीक है। जी मेरे प्यारे बच्चों,
प्रीवियस बैच के लेक्चर्स ले सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट कि आप इस बैच के लेक्चर्स लेते रहो साथ साथ में, ठीक है ना। इस बैच के लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। आप प्रीमियम ले सकते हो, प्रीमियम में ठीक ठाक चीज़ें जो है वो मैंने कराई हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हो। बढ़े हम आगे, है मेरे प्यारे बच्चों के, हम आगे बढ़ जाएं। सर रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स पहले मेंशन कर दें, मेंशन कर दें। जो मैंने रिकॉर्डिंग देनी है मैं शायद ना दूं, और अगर देना होगा तो मैं थ्योरी के 2 चैप्टर्स दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन नहीं लो। आखिर में देखेंगे हम जब करीब पहुंच रहे होंगे कि आपके क्लास में बच्चे कितने बचते हैं, ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब मैंने सारी टेंशन आपको दे दी है, ठीक है, सारा कसूर भी आपको दे दिया मैंने, कसूर। बढ़े हम आगे, मैं सोचूंगा ही नहीं। अब प्रीमियम और लाइव लेक्चर में कोई फ़र्क है? हाँ है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने फॉरेक्स के लेक्चर प्रीमियम में रिकॉर्ड कराएं तो मेरे इस नोटिंग के 85 पेजेस भरे। कितने? 85 पेजेस। लेकिन वही जब मैंने क्लास में कराया तो 50 पेजेस के अंदर, 46 पेजेस के अंदर हो गया। प्रीमियम में मैंने प्रैक्टिस कराई है ज़्यादा। और क्यों? मैंने ये सोच के पढ़ाया कि यार एक बच्चा अगर घर में बैठ के पढ़ेगा और अज्यूम करो मैं उसके बाद हूँ ही नहीं, एक्सेस ही नहीं है, तो मैंने जहाँ एक सवाल कराना था वहाँ उसको दूसरा एडिशनल भी करा दिया कि यार ये इसको मुझसे पूछने के लिए जहमत करनी पड़े, इसलिए अगली वीडियो खोलेगा इसको समझ में आ जाएगी क्या क्या मसला है, ठीक है ना। तो आप ये कह लो कि MFA वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम क्वेरी रेट है, यानी इसमें सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, ठीक है जी। कॉस्टिंग वाला बच्चा बहुत सवाल पूछता है, लेकिन ये जो MFA का बच्चा, ये इसके लिए काम हमने फिट किया हुआ है, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त। लेकिन अगर जो लाइव आ रहा है वो लाइव आता रहे, तुम लोग की खातिर मैंने बैच शुरू किया, हरामखोरी नहीं करना, ठीक है ना, हिलना भी नहीं यहाँ से। प्यारे बच्चों आगे बढ़े हम। वेरी गुड जी। बच्चा कह रहा है मैंने जब प्रीमियम से फॉरेक्स के लेक्चर्स दिए तो मेरे 200 पेजेस भर गए थे। प्रीमियम मैंने मंड के कराया। अच्छा जी, हो गया मेरे बच्चों। अब मेरा एक सवाल है आपसे, गौर से सुनना, एक मुश्किल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो। टेक्निकल सवाल है, तमीज़ तरीके से इसका जवाब देना, सोच समझ के। एक कंपनी के पास आता है मिस्टर ए, और ये कंपनी को देता है पैसे। ये पैसे देता है जी 100 रुपये, और कंपनी को कहता है कि मुझे 1 शेयर दे दे। क्या दे दे? 1 शेयर दे दे। 1 शेयर कंपनी इसको दे देती है, और पैसे कितने ले लेती है कंपनी से? 100 रुपये। ये कंपनी को कहता है कि मुझे 12% का रिटर्न चाहिए, या से 13% का रिटर्न चाहिए। कितने का? इसको 15 ही कर दो, 15% का रिटर्न चाहिए। कंपनी कहती है कोई टेंशन नहीं, आप हमें 100 रुपये दो, मैं आपको और ज़्यादा कमा के दूंगी। कंपनी ने ठीक ठाक पैसा कमाया इसके लिए, ये खुश है। इसको देखा किसने? मिस्टर बी ने। मिस्टर बी ने कहा यार ये तो मज़े में भाई, ये 15% का रिटर्न कमा रहा है और शायद उससे भी ज़्यादा कमा रहा होगा। कंपनी ने इसको खुश रखा हुआ है। इसने कहा वो भाई ये शेयर मुझे बेचेगा। ए ने कहा बेचूंगा। बी ने कहा कितने पैसे लोगे? ए ने कहा कि जी 120 रुपये दे दो। अब बताओ 120 रुपये में बी ये शेयर देके चला गया, सॉरी बी ये शेयर लेके साइड पे हो गया। मुझे बताओ शेयर होल्डर कौन है? बी है। अच्छा, बी ये चाह रहा है कि जी मुझे 13% या से 14% का रिटर्न मिले। अब बताओ कंपनी के लिए इस वक्त टारगेट इन्वेस्टर ए है जिसको खुश करना है, या बी है जिसको खुश करना है? बी को खुश करना है। ऐसा तो इसका मतलब है कंपनी को क्या ये जानना जरूरी है कि इस वक्त मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? ऐसा है ना, क्योंकि उसी मार्केट वैल्यू पे तो हाजिर शेयर होल्डर ने शेयर लिया है और हमने उसको क्या कमा के देना है? 14%। तो इसका मतलब है जो शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट है ये फिक्स नहीं है, ये कंपनी के लिए हर वक्त क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। और कंपनी को 120 रुपये पे 14% कमा के देना है, 100 रुपये पे नहीं कमाना है। किस पे कमाना है? अब कंपनी की टेंशन बढ़ गई जी,
पहले 100 रुपये पे हमने 15 कमा के देना था, अब ये मनूस आ गया है, इससे शेयर कितने का लिया है 120 का, और ये रिटर्न कितना मांग रहा है। तो कंपनी का टारगेट फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा होता है। अच्छा, इतने में क्या हुआ, एक और बंदा आया, ये है सी, इस बंदे का नाम है, ठीक है जी। इसने बी को कहा कि क्या बोलते हो 150 रुपये का बेचोगे। बी ने कहा भाई तू वाकई आ जा, ले ले शेयर ले ले, ठीक है जी। इसने कहा जी मुझे रिटर्न चाहिए 11% का। अब बताओ कंपनी के लिए हाजिर शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है या ए और बी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, मेरा एक सवाल है, कंपनी जो वैक निकालती है उसमें इक्विटी की वैल्यू 100 रखेगी, 120 रखेगी या 150 रखेगी, हैं जी। 100 रुपये का तो मतलब है वो पहले वाले शेयर होल्डर को खुश करने के चक्कर में हैं, क्या क्या ना ना ना, रिटेन भाड़ में गया। इस वक्त फोकस ये करो कि 100 रुपये जो बंदा लेकर आया था वो हमारे लिए इस वक्त फोकल पॉइंट है, या जो 150 रुपये का जिस बंदे ने शेयर अभी खरीदा है वो हमारा मालिक अभी बना है, वो हमारा फोकल पॉइंट है 150 वाला। इसका मतलब ये भैया कि आप वैक निकालते हुए कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू नहीं लेंगे। क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए जो इस वक्त हाजिर शेयर होल्डर है वो इंपॉर्टेंट है। कंपनी कहेगी जी मैंने तो इस बंदे को हर साल 150 × 11% देखो कितना होता है, कितना होता है ये 16.5। मुझे इतना डिविडेंड हर साल देना है इस बंदे को, नहीं तो फिर मेरे चलने का कोई ऑब्जेक्टिव। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बताओ कंपनी के लिए हाजिर शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट है या पुराना शेयर होल्डर। हाजिर शेयर होल्डर ने मार्केट वैल्यू पे शेयर लिया या बुक वैल्यू के ऊपर। तो बताओ कंपनी ने वैक किस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू के ऊपर। ऐसा है तो ये लिख लो, मार्केट वैल्यूज पे कंपनी का वैक कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। बुक वैल्यू पे वैक कैलकुलेट नहीं होगा। हमने वैक कैलकुलेट करते हुए इक्विटी और डेट की मार्केट वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू नहीं लेनी। जी मेरा बच्चा, अभी यही तो हमने सीखना है इस पूरे कोर्स में। सबसे बड़ा सवाल मेरा बच्चा जो इस पूरे कोर्स का आपके जहन पे रहना चाहिए ना, ये शेयर होल्डर किसको बता के जाता है कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, ये रहना चाहिए तुम्हारे सवाल जहन पे। इसी का जवाब एमएफ है पूरा। अब आप शुरू करोगे रेट कैलकुलेट करना, ठीक है जी, कि शेयर होल्डर किस तरह बताते हैं कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, वैक, हाँ वैक हम एक दिन का कैलकुलेट करते हैं। आज वैक ये है, ठीक है जी। आज अगर हम अपने शेयर होल्डर को खुश करना चाहते हैं, ये वैक है जो हमने कवर करना है। नहीं, देखो जब एक बंदा आता है ना, शेयर थोड़ा सा आगे जाएगा ना कोर्स, तो हमें पता चलेगा कि जो शेयर होल्डर मांग रहा है ना 12-14%, ये ऐसे नहीं मांगता, ये ऐसे नहीं मांगता। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अब मुझे ना पूरा आगे पलंदा खोलना पड़ेगा। ब्रीफ बता देता हूं मैं आपको आसानी के लिए। वैक हम कैलकुलेट करते हैं एक दिन के ऊपर, आज के दिन, और हम देखते हैं कि हमने अपने शेयर होल्डर और डेट होल्डर को खुश रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, या हम आज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो हम पैसा किससे लेंगे? आज के रेट पे उसको शेयर देंगे या 10 रुपए पे शेयर देंगे? तो वो रिटर्न भी किस पे मांगेगा? आज के रेट पे मांगेगा। तो जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, हम वैक उस दिन कैलकुलेट करते हैं, हम रोज वैक कैलकुलेट नहीं करते। हम कहते हैं जी आज पैसा इन्वेस्ट करना है, तो पैसा लेना किससे? पहले शेयर होल्डर और डेट होल्डर से। तो जब हम शेयर होल्डर और डेट होल्डर से पैसा लेते हैं, उसको शेयर्स किस रेट पे इशू करते हैं? मार्केट रेट पे। तो उसको रिटर्न भी हमने किस पे देना है? क्या हम रोज वैक कैलकुलेट करेंगे? नहीं। वैक हम कब कैलकुलेट करेंगे? जब हम नया पैसा शेयर होल्डर और डेट होल्डर से लेंगे और हमने उनको कहीं इन्वेस्ट करना होगा, बस। फिर बार बार हम वैक कैलकुलेट नहीं करते। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, हमने ना एक गधा है और एक उसके पीछे गाड़ी है। हमने पहले गाड़ी रखी है, गधा उसके बाद लेकर आएंगे हम सीक्वेंस से नहीं चल सकते। मैंने पहले आपको एंड पिक्चर बता दी है कि ये वैक है। अब वैक को मैं खोलूंगा पूरा कि जो रिक्वायर्ड रेट है ये कहां से आया, ये मार्केट वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं। अभी ये पूरा चैप्टर जो अगली 14 क्लासेस चलेगा ना, इसी चीज पे चलेगा। ये रिक्वायर्ड रेट कहां से आया, शेयर होल्डर ने किसको बताया, हमारी फुप्पो को बताया या खाला को बताया, किसको बताया, यही चीज हमने कैलकुलेट करना सीखनी है। ठीक है जी, कि शेयर होल्डर किसको बताता है। ठीक है जी, हाँ जी।
तो हमने सर वैक कैलकुलेट करते हैं वो बुक वैल्यूज लेनी है मार्केट वैल्यूज? मार्केट वैल्यूज लेनी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ऐसा? हाँ जी, आए जरा सर मुझे एक सवाल और करके दें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जहनों में रहने चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? क्या हम रोज वैक कैलकुलेट करते हैं? नहीं, रहना चाहिए क्वेश्चन। मैंने अभी तक इसका सिर्फ ऐसा जवाब दिया जो काम चला हुआ है। तो जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि वैक कैलकुलेट करने का रीजन क्या होता है, क्यों। ठीक है जी, और कब कब कैलकुलेट करते हैं, और शेयर होल्डर किसको जाके बताता है कि मुझे इतना रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए। ठीक है जी, ये आपके जहन पे ये सवाल रहने चाहिए। और इन सब का जवाब क्या है जी? ये वैक का पूरा चैप्टर। मैंने आपको क्या सिखा दिया? वैक कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैं क्या सिखाऊंगा? केई कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी जो रिक्वायर्ड रेट है ये कहां से आया। मैंने एंड पिक्चर का आपको क्या दिखा दिया? मैंने इख्तिताम दिखा दिया जी। हीरो मर गया, ऐसे हीरो मर क्यों गया, विलन मर गया, हीरो जीत गया। अब मैं आपको कहां लेके जाऊंगा? हीरो के बचपन में और विलन के भी बचपन में। ठीक है जी, वो हमने भी जाना है रिवर्स। ठीक है सर, जो पहले 15% से शुरू हुआ था उससे ज़्यादा रिटर्न विश कर डी आ जाए तो डिमांड। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, आगे बढ़ो। शाबाश, बताएं सर मेरे पास वैक किस तरह निकलेगा इसमें। शाबाश मेरे बच्चों। जब हमने बीएफडी पढ़ना शुरू किया था ना, तो मैंने किताब से पढ़ना शुरू किया, और मैंने किताब में पहले वैक कैलकुलेट करना सीखा और फिर मैंने उसके रीजनिंग सीखी। तो मेरे सवाल जहन में भी यही सवाल होते थे। जी मेरे बच्चों, यार काजी के नंबर पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? एक्सटेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है उसको? चलो जी देखते हैं, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जी कौन सी वैल्यू पे वैक कैलकुलेट करें? 9,90,000 इंटू 18.5% प्लस 2,75,000 इंटू 11 पॉइंट डिवाइडेड बाय 9,90,000 और क्या आ रहा है सर मेरे पास वैक? 16.99 या 17%। ऐसा सर यहां हमारी फिल्म में आ गया इंटरवल। क्या आ गया? इंटरवल आ गया। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जा रहे हैं किसमें? हीरो और विलन के बचपन में जा रहे हैं। ठीक है जी, डेट क्यों मार्केट वैल्यू पे लिया, इसका भी सवालिया निशान ज़हन पे रखो। ठीक है जी, 3 क्लासेस तक ये सवालिया निशान ज़हन पे रहना चाहिए कि हमने यहाँ मार्केट वैल्यू क्यों इस्तेमाल की है और ये रेट कहाँ से आए। पक्का जी? अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम जा रहे हैं कहाँ पर? इन्हीं चीज़ों के जवाब के तलाश में। ठीक है, बढ़े आगे, हम बढ़ जाएं। पहली क्लास मिलनी चाहिए एमएफए की 8.5 घंटे की। पहली क्लास इतनी बड़ी होनी चाहिए। क्यों? ये 3 दिन तक आपके जहन पर सवाल नहीं होगा। पहली क्लास में सब सीख के जाओ। मैंने एक दफ़ा से दुबई से एक यूके का कोर्स है एसीटी, एसोसिएट कॉर्पोरेट ट्रेजरर्स, उसका एक कोर्स मैंने पढ़ा था 50 घंटों का। तो मैंने कहा 50 घंटे ऐसे होंगे कि दिन की 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की, तो 1 महीना चलेगा। उससे हमें बुलाया सैटरडे संडे। सैटरडे को बुलाया, एक होटल में उसकी क्लास होती थी, 500 लोग बैठे हुए हैं। उसने क्लास सुबह शुरू की 9 बजे और शाम 5:30 बजे तक वो एक ही कुर्सी में बैठ के पढ़ाता रहा।
और ऐसे पढ़ाता रहा कि प्रेजेंटेशन चल रही है और वो आगे किया जा रहा है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, और हम लोग करते जा रहे हैं नोट जो समझ आ रहा है। 8 घंटे पढ़ने के बाद मैं घर पहुंचा, अगले दिन 8 घंटे पढ़े। कोई हम 5 दिन गए होंगे, 6 दिन गए होंगे, कोर्स पूरा 3 दफ़ा जो है उसने सैटरडे संडे बुलवाया, कोर्स कंप्लीट। हम लोग यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में बुलाओ बच्चों को किस तरीके से, रोज़ 1.5 घंटे के लिए, उसमें भी कुछ मखसूस हरामखोर 15 मिनट लेट आते हैं, कुछ 20 मिनट लेट आते हैं, कुछ 25 मिनट लेट आते हैं, और कुछ आते ही क्या कहेंगे, इंटरनेट की तार हिल गई थी, ज़रा वापस बता दें, हैं। तो मैंने देखा वहाँ इसी तरह लोग पढ़ते हैं। 3 हफ्ता एतवार कुर्बान और सारा कोर्स कंप्लीट। सवाल एक नहीं कराया उसने, सिर्फ क्या किया उसने, कॉन्सेप्ट दे दिया, भाई आप घर जाके सवाल वाल खुद सॉल्व करें, और हमने वो सवाल खुद सॉल्व किए। फिर आप सोचो आपके साथ ऐसा किया जाए, हैं। अच्छा चलो, अब ज़रा गौर से एक चीज़ सुनना प्यारे भाई, अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना। हम अपने पास एक हेडिंग डाल रहे हैं, किस चीज़ की, इंट्रिंसिक वैल्यू। किसकी? इंट्रिंसिक वैल्यू। गौर से सुनना, और अब तुम्हें इसमें जवाब मिलेगा रेट का, ठीक है। गौर से सुनना। एक कंपनी है, इसको एक बंदे ने दिए 100 रुपए। कितने? 100 रुपए दिए। बोर्ड में लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला बंदा है जिसने 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए। इसका क्या नाम है? मिस्टर ए, शेयर होल्डर है ये। एक शेयर इसको कंपनी ने दिया 100 रुपए का। रिटर्न कितना कमा के देना है? इसने कहा मुझे रिटर्न कमा के दें आप 15%। कितना? 15%। गौर से सुनना। और 15% कमा के दें कब तक? कब तक कमा के दें? कयामत तक। कंपनी एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है, कंपनी का एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है, और कयामत तक ये पैसे मिलते रहेंगे। कितने? गौर से सुनना। हर साल बताओ कितना डिविडेंड इसको मिलेगा? 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, और कब तक? कयामत तक। सर लेकिन ये तो मर जाएगा ना, शेयर इसके बेटे के पास आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा? सर वो कंपनी वाले भी मर जाएंगे ना, वहां दूसरे लोग आ जाएंगे, कंपनी अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। 350 सालों से यूनिलीवर चल रहा है, लेवर ब्रदर्स के नाम पे चलता रहा पहले। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कई 100 सालों से चल रही हैं। तो कंपनी क्या है? परपेचुअल स्ट्रक्चर। अब मेरा सवाल है, गौर से सुनना, ये पैसे कब तक मिलेंगे? कयामत तक मिलते रहेंगे। 15 15 15 15 15 ऐसा। गौर से सुनो, एक चीज की फेयर वैल्यू मालूम करनी है ना, किसी भी चीज की, तो वो कैसे मालूम होती है? कैसे मालूम होती है? मुझे इस शेयर की फेयर वैल्यू मालूम करनी है। मार्केट वैल्यू तो बेटा, मार्केट वैल्यू तो शेयर होल्डर मार्केट को बताएगा ना कि मैं इतने पैसे देने को तैयार हूं। मेरा सवाल है, किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू मालूम करनी हो ना, फेयर वैल्यू, सबसे आसान तरीका ये कि उस एसेट से जितने कैश फ्लोज मिलने हैं ना फ्यूचर में, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? एक बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कैसे मालूम होगी? उस बिल्डिंग से मिलने वाले रेंटल इनकम की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किस रेट से? आप अपने रिक्वायर्ड रेट से पैसा निकालें। रिक्वायर्ड रेट क्या होता है? गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर सुनना। 2 मिनट के लिए ना मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे मिटा रहा हूं, 2 मिनट के लिए। गौर से सुनना अच्छे तरीके से। मैं बना रहा हूं इधर एक बिल्डिंग। क्या बना रहा हूं? बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग सर खरीदना चाह रहा हूं मैं कौन हूं जी? मिस्टर ए। इस बिल्डिंग को अगर खरीदूंगा ना, ये बिल्डिंग सिर्फ 5 साल चलेगी, उसके बाद गिर जाएगी। कितने साल चलेगी? और उसके बाद गिर जाएगी। इस बिल्डिंग से सालाना 5 सालों में मुझे रेंट मिलेगा 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए और 150 रुपए। मैं सोच रहा हूं बिल्डिंग खरीद लूं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं बैंक में पैसा डाल दूं। बैंक मुझे अपने पैसे पे रिटर्न दे रहा है से 8% का। कितने का? 8% का। मैंने कहा यार मेरे पास जो पैसे पड़े, हजारों रुपए पड़े मेरे पास, वो मैं डाल देता हूं बैंक में। बैंक कितना रिटर्न देगा? किसी ने कहा हलाल काम कर ले यार,
बिल्डिंग खरीद ले। मैंने कहा बिल्डिंग खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदना रिस्की है, बिल्डिंग 4 साल में भी गिर सकती है, मे भी बिल्डिंग का रेंट हमें रिसीव ना हो। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, लोगों की इनकम खत्म हो गई थी, पैसे मिलना बंद हो गए थे। मैंने कहा यार नहीं, बिल्डिंग खरीदना रिस्की है। तो किसी ने कहा थोड़ा ज्यादा रिटर्न मांग ले। अब बताओ मैं क्या सोच के बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे कितने का रिटर्न चाहिए, 10% का। कितने का रिटर्न चाहिए, 10% का। और अगर मैं बिल्डिंग लूं तो मुझे रेंट कितना मिलेगा, 150, 150, 150, 150 और 150। अब बताओ इस बिल्डिंग के लिए मैं कितने पैसे पे करूं, ना 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 ना, कितने पैसे पे करूं मैं। आप इस 150 रुपयों की क्या निकाल लें, ये कितने 150, एक दफा या 5 दफा है, तो ये तो एन्युटी हो गया। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है सर, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय, ये फंक्शन याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फंक्शन। ऐसा मुझे बताया प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आर क्या है मेरे पास, रेंटल क्या है मेरे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस कितना, रेट कितना जी 10%। ये 10% ए ने अपनी तरफ से खुद अज्यूम किया है। हाँ, ए ने कहा मुझे बैंक में 8% मिल रहा है, तो मुझे अगर प्रॉपर्टी में पैसा डालना है तो थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मांगना चाहिए। अब बताएं सर क्या आ रही है, डिवाइडेड बाय कितना जी, क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 569 पक्का। ए इस बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम 570 रुपए पे करेगा या 569 रुपए पे करेगा। इससे ज्यादा पे, अगर इससे ज्यादा पे किया तो फिर ये अपना 10% का रिटर्न नहीं कमा सकेगा। गौर तो सुनना, गौर तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों। बताओ इस बिल्डिंग के लिए ए मैक्सिमम कितना पैसा देने को तैयार है। अब बताओ, अज्यूम करो इसको बिल्डिंग मिल गई, कितने की मिली, कितने की मिली, कितने की मिली, 569 की। ऐसा गौर तो सुनना, इसका इरादा क्या था कि अल्लाह मैं इस बिल्डिंग में पैसे डालूंगा तो मुझे कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, 10% का रिटर्न चाहिए। कितने की मिली बिल्डिंग इसको। अब बताओ इसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, कितने का, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 569। अब बताओ जी, इसने कहा जी मुझे पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए, कितने का, 10% का। 10% कितना होता है जी, 10% कितना होता है, 57। 50 इसको रिटर्न मिलना चाहिए कितना, 57। लेकिन इसको साल के एंड पे रेंट मिला कितने का, 150 रुपए का। कितने का, 150 रुपए का। इसको अपने रिटर्न से ज्यादा पैसा मिल गया, तो इसने कहा इसमें तो 57 तो मेरा रिटर्न हो गया, बाकी क्या है मेरा, बाकी जो मेरा कैपिटल है वो वापस मिल गया। कितना कैपिटल डाला था इसने बिजनेस में, कितना पैसा डाला बिजनेस में, 569। तो मुझे बताएं सर मेरे पास इसने कहा जी 569 पे 10% का रिटर्न कितना हो गया, 57। सर इसको एंड में वापस कितने मिले पैसे, साल के एंड में कितने मिले, 150। इसने कहा 57 मेरी इनकम, बाकी जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो वापस आ रहे हैं। अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई, 569 प्लस 57 कमाए माइनस 150 कितना आ रहा है, 476। मेरे बच्चों राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं चाहिए मुझे। अब बताओ 476। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों 10% का रिटर्न कितना, 48। फिर कितने मिले, 150। बताओ कितने रह गए सर, 476 प्लस 48 माइनस 150 कितना, 374। अब बता तीसरे साल 374 रुपीज इसके आउटस्टैंडिंग इस बिल्डिंग में लगे हुए सर, 10% का रिटर्न 37 ही ले लो, कितना जी 150 क्या आ रहा है, 261। अब बताएं चौथे साल 261 26 रुपए 150 कितना, 137। पांचवा साल 137 10% 13 रुपए कितना जी। अब बताओ 5 साल बाद जब बिल्डिंग गिरेगी तो क्या वाकई ए ने 10% कमाया और अपना 500 रुपए भी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस निकाल लिए, ऐसा। अब बताएं सर क्या ए ने ये बिल्डिंग 569 रुपीज में खरीद कर जेन्युइनली 10% कमाया। अब बताएं जी, जब मैं किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने जाता हूं मैं 2 चीजें देखता हूं, मुझे इस एसेट से मिलेगा क्या और मैं इस एसेट से मांग क्या रहा हूं। क्या मिलना था इस एसेट से, क्या मिलना था, 150 150 150 150 और मैं मांग क्या रहा था
10% का रिटर्न। तो मैंने क्या किया, इस 150 के डिस्काउंटिंग की किस पे, 10% पे क्या अमाउंट आई, 569। अगर मैं इस बिल्डिंग को 569 पे खरीद लूं तो मैं वाकई अपने 500 रुपए भी ओवर द पीरियड रिकवर कर लूंगा और साथ ही साथ 10% का। अब मेरा एक सवाल है, अगर ये बिल्डिंग मुझे 580 रुपए में मिल रही होती तो मैं नहीं खरीदता, क्यों? क्योंकि फिर मैं 10% कमाता नहीं। अगर मुझे बिल्डिंग मिल रही होती 500 रुपए में तो मैं खरीद लेता, क्यों? क्योंकि मैं 10% से ज्यादा कमाता। मुझे बताओ ये जो 569 है इसको हम क्या नाम दें, इसको हम क्या नाम दें? सर इसको मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से वैल्यू, फेयर वैल्यू इतनी है, मैं इस एसेट के लिए मैक्सिमम ये पैसे देने को तैयार हूं। ऐसा गौर से सुनना, गौर से सुनना। इतने में एक बंदा और आता है, मिस्टर बी। इसने भी ये बिल्डिंग देखी, इसने पूछा बिल्डिंग के मालिक से कितने साल चलेगी, उसने कहा 5 साल। कितना रेंट देके जाएगी, 150 ऐसा। इसने कहा भाई मैं 9% कमाना चाहता हूं। कितना कमाना चाहता हूं? अब बताओ इस बिल्डिंग की वैल्यू ए और बी के लिए सेम होगी? नहीं सर, बी इसके लिए कितने पैसे देने को तैयार होगा? 150 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से, 9% से। तो मुझे बताओ सर निकाल, अगर निकालने हम क्या आ रहे हैं, देखो जरा, 150 इंटू 1 - 1 + 9% रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 9% क्या आ रहा है, 580। अब एक बात बताओ, अगर ये बिल्डिंग 580 रुपए में मिले तो क्या इसको ए खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्यों? ए कह रहा है मैक्सिमम कितने पैसे दूंगा, 569, और बी कितने पैसे देने को तैयार है, 580, क्योंकि बी का रिक्वायर्ड रेट क्या है। इस तरह बेटा हम जब किसी मार्केट में घुसते हैं ना तो हम एक रिक्वायर्ड रिटर्न जहन में लेके घुसते हैं, और हमने कोई एसेट खरीदना हो तो हम क्या करते हैं, उस एसेट के कैश फ्लोज की क्या निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो चीज़ हमें उस प्रेजेंट वैल्यू या उससे कम में मिल रही हो तो हम ले लेते हैं, और अगर नहीं मिल रही होती तो हम नहीं लेते। ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना 580 और 569, इसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं कहता हूं जी अगर मुझे इस रेट में चीज मिल रही है तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं चीज नहीं खरीदूंगा। मेरा सवाल है दोबारा तुमसे, ए ये एसेट मैक्सिमम कितने में खरीद सकता है? इससे ज्यादा में खरीदेगा तो 10% नहीं कमाएगा। और सर बी कितने पैसे देने को तैयार है? अब इतने में एक बड़ा कनात पसंद इंसान मौजूद है, मिस्टर सी। ये कह रहा है यार मुझे 8% भी मिल गया तो मैं पैसा डाल दूंगा। अब बताओ ये बंदा और ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। मे बी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो निकले 600, तो बताओ ये बंदा कितने पैसे देने को तैयार हो जाएगा? 600 रुपये। मुझे बताएं सर, हर बंदा जो मार्केट में घुसता है वो एक रिक्वायर्ड रेट लेके घुसता है, और वो कोई किसी भी एसेट को जब पैसे देने के लिए तैयार होता है तो क्या निकालता है? पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। तो मुझे बताएं इस बिल्डिंग की क्या एक ही वैल्यू है सबके लिए? नहीं सर, इस बिल्डिंग के जो खरीदार हैं उनके लिए वैल्यू क्या होगी, इसकी अलग अलग होगी। ऐसा है या नहीं? अब बताओ सर, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आपने फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है ये कैसे निकाली है? क्या हर बंदे के लिए सेम है? नहीं सर, एक बंदा इसको 569 की वैल्यू की बिल्डिंग समझता है, दूसरा इसको कितने की समझता है? सर एक बंदा इसको 600 रुपए की वैल्यू दे रहा है, इसकी फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू नाम की कोई चीज नहीं होती। फेयर वैल्यू नाम की कोई चीज नहीं होती। वैल्यू होती कौन सी है? इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हर बंदे के लिए क्या होती है? अगर ये बिल्डिंग सर बिक गई 569 की तो हम कहेंगे ये इसकी फेयर वैल्यू थी, जिसपे मालिक ने ये पैसे क्या, मालिक ने क्या किया, बिल्डिंग बेच दी। अगर ये बिल्डिंग बिक जाती है 580 में, तो हम कहते हैं जी इसकी वैल्यू 580 थी। अब मैं आपसे फिर जानना चाह रहा हूं, एज एन इन्वेस्टर मैं अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहा हूं तो मेरे लिए वैल्यू और क्या मिस्टर बी के लिए वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी सर, दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। अगर मैं एक बिल्डिंग खरीदने जा रहा हूं तो क्या मैं और मिस्टर बी दोनों के लिए इस बिल्डिंग की वैल्यू बराबर है? नहीं सर, मैं सोच के आया हूं मुझे 10% कमाना है, बी सोच के आया उसको 11% कमाना है, सी सोच के आया उसको 8% कमाना है। तो मुझे एक बात बताएं, हम अपनी कमाई का एस्टिमेट ध्यान में रखेंगे और एसेट से मिलने वाले कैश फ्लोस को ध्यान में रखेंगे, और फिर क्या कोट करेंगे कि मैं इससे ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं। सामने वाला या तो बेच देगा या नहीं बेचेगा। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। अब आइंदा के बाद मेरे जहन में ये फिट हो गया कि किसी भी एसेट की वैल्यू हर बंदे के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक बंदे के हिसाब से वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें? आप उसके एसेट के कैश फ्लोज ले लें और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किससे?
किससे वैल्यू निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू किससे निकाल लें? उस इन्वेस्टर के। क्या हर एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट सेम है? नहीं सर। आज मुझसे पूछा जाए एआरटीटी की बिल्डिंग खरीदनी है, मैं कहूँगा हाँ खरीदनी है। एक दूसरा बंदा भी खड़ा है, वो कह रहा है मैं भी एआरटीटी की बिल्डिंग खरीदूंगा, वो इससे होटल बनाएगा, मैं इससे क्या बनाऊंगा? अब बताओ सर, मेरे कैश फ्लोज भी डिफरेंट, मेरा डिस्काउंट रेट भी डिफरेंट, उसके लिए सब कुछ डिफरेंट। क्या दोनों के लिए वैल्यू सेम होगी? नहीं सर, मेरे लिए वैल्यू क्या होगी? अलग होगी, उसके लिए वैल्यू क्या होगी? अब मैं फिर आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं अगर किसी एसेट की वैल्यू अपने लिए निकालना चाह रहा हूं, कैसे निकालूं? अपने रिक्वायर्ड रेट को यूज करते हुए मैं उसके कैश फ्लोज को क्या करूं? डिस्काउंट करूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, और जो वैल्यू निकले मेरे लिए वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे ये एसेट में क्या कर सकता हूं? खरीद सकता हूं। ये बात समझ आती है? अब आप इसको कॉपी करें। अब ये बिल्डिंग था, तो बिल्डिंग से क्या मिला? रेंट मिला, ऐसा। अब मैं कोई एसेट रखूंगा, आप उसके कैश फ्लोज मुझे बताते जाओगे कि इस एसेट से ये मिलता है, इस एसेट से ये मिलता है जी। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे आफ्टर कंसिडरिंग द कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट एंड द रिक्वायर्ड रेट। ऐसा? क्या रिक्वायर्ड रेट हर कस्टमर के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग है? हाँ, ऐसा। इसको कॉपी करें सर, शाबाश। डिविडेंड से, उसी से हम अंदाजा लगा देते हैं कि आगे भी यही होगा। जिससे दुनिया बिला वजह नफरत करती है ना, पता नहीं मुझे क्यों उससे ऐसे लगा हो जाता है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं, अल्लाह के नबी के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा जिब्राइल आए थे। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं दोज़ख देख कर आया हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि हाल बता दोज़ख का। उन्होंने कहा निचले दर्जे में मुनाफिक हैं, फिर ऊपर वाले दर्जे में फ़लाँ कौम है, फिर ये फ़लाँ कौम है। 7वें दर्जे पे ना हज़रत जिब्राइल रुक गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल रुक क्यों गए, 7वें दर्जे पे कौन होगा? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत होगी। आप ये देखो कि किस ग्रेड के बेगैरत लोग इस वक्त जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, किसी का हक मारना, यतीम का माल खाना, ये एक आम बात हो गई है। लोगों को ये यकीन हो चला कि भाई जब मर जाएंगे ना तो ख़त्म हो जाएंगे। अबू जहल वाला कॉन्सेप्ट, क़यामत वयामत नहीं है कुछ भी। अच्छा, और हर एक चोरी की जस्टिफिकेशन है लोगों के पास। एक बंदा ने एक ग्रुप पे जो है ना, वो एक बड़े मशहूर टीचर के जो है वो लेक्चर अपलोड कर दिए। उसको मैंने पर्सनल में मैसेज किया, मैंने कहा यार आपने उससे इजाज़त ली है उस टीचर से? बोला नहीं सर, मेरे फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप चोरी करोगे? तो बोला वो नहीं दे रहा है। मैंने उससे बात की, उसने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने कहा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है तुम्हारे। उसने कहा ये तो रिकॉर्डेड है ना। भाई रिकॉर्डेड है, कुछ भी है, उसका एसेट है यार, आप कैसे चोरी कर सकते हो? और फिर ये लोग, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, हराम का निवाला जाएगा ना पेट में, तो अब तो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए हराम लिख रहे हो। मैं लोगों को कहता हूँ आगे मैनेजमेंट से बात कर लो यार, यहाँ से पढ़ना पढ़ लो, डिस्काउंट ले लो, नहीं दे सकते हम वर्कआउट कर लेंगे। चोरी नहीं यार, चोरी नहीं। एक लोगों को बांट रहा है फ्री में लेक्चर्स, फ्री में बांट रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपने उस टीचर से इजाज़त ली? कहता है मैं डॉक्टर इसरार का फॉलो। मैंने कहा बकवास नहीं कर, डॉक्टर इसरार के मैं भी फॉलोअर हूँ। कहाँ लिखा डॉक्टर इसरार ने कि चोरी का सामान उठा के लोगों में बांट दो? कहता नहीं मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अपने अब्बा से पैसे लेकर आ भाई, ख़रीद के सबको दे दे। कहा वो नहीं, चोरी करके हेल्प कर रहा हूँ। और दूसरी जस्टिफिकेशन सबके पास ही होती, पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको वाकई बताऊँ, दोज़खियों की लाइन लगी होगी तो फरिश्ते से वो पूछेगा कि मुझे क्यों डाला आया।
वो कहेगा पूरा मुल्क चल रहा है, तू भी चलता जा, इसी लाइन में आगे बढ़ता है। शाबाश। ये देखो, बैंक 8% का रेट दे रहा था, सूद दे रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मैं बैंक में पैसे नहीं डाल रहा, मैं हलाल खाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन हलाल में थोड़ा प्रीमियम चाहूंगा मैं कि मुझे मिल जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बढ़े आगे। शाबाश मेरे बच्चों, जरा जल्दी जल्दी लिखो यार। बढ़े आगे हम। शाबाश मेरे बच्चों। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ गई? तो सवाल पूछो गया, निकल गई। बिल्कुल सही कह रहे हो तलहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। डेफिनेशन बता दें, इंट्रिंसिक वैल्यू वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक इन्वेस्टर पे करने को तैयार है किसी एसेट को खरीदने में, इससे ज्यादा पैसे पे नहीं करेगा वो। अच्छा अब मेरा एक सवाल है सर, गौर तो सुनना प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। सर मैं एक स्कूल ले रहा हूं, खरीद रहा हूं मैं स्कूल, ठीक है जी, फ्रेंचाइज है स्कूल की। ये फ्रेंचाइज जो है ना मैं खरीद रहा हूं 4 साल के लिए। कितने के लिए? 4 साल के लिए। इससे मुझे क्या मिलेगी? फी लेस एक्सपेंसेस, मैं इसको नाम दे दूं, मुझे नेट फी मिलेगी। ठीक है जी, नेट फी मुझे मिलेगी भैया सालाना मुझे मिलेगी जनाब 50 मिलियन पर ईयर। अच्छा मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैं स्कूल से मांगू 16% का रेट। मैं कौन हूं? मिस्टर ए। अच्छा मिस्टर बी भी ये एसेट खरीदने आया है। मिस्टर बी चाह रहा है कि जी उसको रेट मिले 14% का। मुझे बताएं दोनों के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्कूल की फ्रेंचाइज की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू जो पे कर सकते हैं। हेलो अभी खैरियत है? किस चीज़ के लिए? अच्छा 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 ठीक है। हाँ नहीं गाड़ी भेज दो, लेकिन 155 है। मैं फिर थोड़ा सा लेट भेज दो उसको, 5 बजे तक भेज दो, ठीक है? ओके। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू है जो एक इन्वेस्टर किसी भी एसेट को खरीदने के लिए पे करेगा। इससे ज्यादा पे करेगा तो फिर वो अपना रिक्वायर्ड रेट नहीं कमा पाएगा। ठीक है जी? हाँ जी क्या आ रहा है जी मिस्टर ए के लिए? 50 इंटू 1 माइनस 1 प्लस कितना जी 16% रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 16%। जी मेरे बच्चों क्या आ रही है? 140 बस। अच्छा बी इसके लिए कितना पैसा पे करने को तैयार होगा? कितना? 146। अब बताओ मालिक ने कहा जी 145 में बेचूंगा, इससे कम पे नहीं बेचूंगा। इसको कौन खरीदेगा? इसको बी खरीद लेगा या ए खरीदेगा? भाई ए अगर इसको 145 में खरीदेगा तो 16% नहीं कमा पाएगा। फिर रिपीट कर दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है ए मैक्सिमम कितने पैसे देने को तैयार है। हाँ जी 140। अगर 145 में मालिक मकान कहे जी 145 में देना है, तो ए कहेगा नहीं यार फिर मैं नहीं खरीद रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 145 में खरीदा तो मैं फिर 16% नहीं कमा पाऊंगा। अच्छा बी का रिक्वायर्ड रेट क्या है? वो 14% है। बी वुड बी विलिंग टू परचेज इट। क्यों? बी अपने आराम से 14% से ऊपर ही कमा लेगा इसमें। ऐसा है? अच्छा जी अब मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड में देखना, ऐसा है
अच्छा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो, लिख लो, चलो लिख लो, लिख लिया क्या चीज़? अब तो यार माशाल्लाह ग्रुप ए से बाहर आ गए हो, ग्रुप बी में आ गए हो, हैं? ये बातें नहीं करो यार। FAR1 का पूरा कोर्स कितने 100 घंटे का होगा, हैं? आप अभी आओगे फाइनल में ना, एक स्टैंडर्ड है IFRS 9, कौन सा? ये मैंने 36 क्लासों में कराया है, 2.5 घंटे की एक क्लास है। उधर तो तू रोज बोलेगा बस कर दे मेरा स्टेमिना खत्म हो गया, ये नहीं करना है भाई, हैं? ये भी रिकॉर्ड ही हो रहा है यार। अच्छा बोर्ड पे देखो दोस्त, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। यार एक बात बताओ, अज्यूम करो फर्जी एक चीज, मैं एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं, इस बिल्डिंग की बुनियादों में, इस बिल्डिंग की बुनियादों में सर कुछ अजीब ऐसी चीज़ है कि ये कभी भी नहीं गिरेगी, और ये मुझे 50 रुपए का किराया पे करेगी, कब तक? कयामत तक। कयामत से आधा घंटा पहले गिर जाएगी, ऐसा? अब बताओ सर, ये कयामत तक अगर 50 रुपये पे कर रही है और मैं इससे रिटर्न मांग रहा हूँ से 16% का, तो बताओ इसकी मार्केट वैल्यू या इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ बेटा। प्रेजेंट वैल्यू बराबर है R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू द पावर इंफिनिटी। इंफिनिटी कब? कयामत तक। n इसमें इंफिनिटी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आई। मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज की पावर इंफिनिटी होती है ना, मैथमेटिक्स में उसकी वैल्यू 0 है। जिस चीज की पावर इंफिनिटी है उसकी वैल्यू 0 है, और इसका रीजन पता है? मेरे बाप को भी नहीं पता, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, इसकी वैल्यू क्या है जनाब? 0 है। अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, हम मैथ्स पढ़ने नहीं बैठे में, R इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आई। अच्छा ये 0 बेचारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा किसी का, तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसी हो जाएगी R इंटू 1 ओवर आई। ऐसे लिख सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है किसके? R ओवर आई। ऐसा है। इसको कहते हैं परपिचुइटी। क्या कहते हैं? ऐसी एन्युटी जो कयामत तक हो उसको हम क्या कहते हैं? परपिचुइटी। ऐसी एन्युटी जो कहां तक हो उसको हम क्या कहते हैं? अब बताओ, क्या ये एसेट एक परपिचुअल एसेट है? ये कयामत तक आपको 50-50 रुपए सालाना देता रहेगा। अब बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? कितना जी? 300। मैं कहूंगा जी इस एसेट के लिए मैं मैक्सिमम 313 रुपए देने को तैयार हूं। इस एसेट के लिए मैं मैक्सिमम कितने पैसे देने को तैयार हूं? 313 रुपए। ऐसा है मेरे बच्चों? ये कॉपी करें सर, शाबाश। हाँ जी, आप सुनिएगा दोस्त, प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। मेरा सवाल है आपसे, गौर से सुनना। अब बताओ, मिस्टर ए एक कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं। क्या खरीदने जा रहे हैं? शेयर खरीदने जा रहे हैं। हम शेयर खरीदने जा रहे हैं OGDC का। OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है जी। इसका एक शेयर खरीदने जा रहे हैं। हमें पता चला कि OGDC हिस्टोरिकली पास्ट में हर साल 17 रुपए का डिविडेंड पे करती आ रही है, और हमें अंदाजा है कि OGDC आगे के सालों में भी 17 रुपए का ही डिविडेंड पे करेगी। कब तक? कयामत से आधा घंटा पहले तक, ठीक है जी। ये कब तक डिविडेंड पे करती रहेगी? कयामत से आधा घंटा पहले तक। अब मुझे एक बात बताएं, मिस्टर ए OGDC में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर ए एक डरपोक आदमी हैं। मिस्टर ए कह रहे हैं भी अगर मुझे 20% का रिटर्न मिलेगा ना तो ही मैं शेयर खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। मिस्टर बी ये थोड़े से पार्टी टाइप इंसान है।
इन्होंने कहा जी मैं भी ओजीडीसी का शेयर खरीदूंगा, मेरा इरादा है कि मैं इसको 17% पे खरीदूं, यानी मेरा रिक्वायर्ड रेट 17% है। अब बताओ मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के लिए इस शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू जो इसको पे करना चाहिए, कितना जी? 17 डिवाइडेड बाय 20% कितना? 85, और 17 डिवाइडेड बाय 17% कितना जी? 100। अब मुझे एक बात बताइए, 85 और 100 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं। ए इसके लिए मैक्सिमम कितने पैसे देने को तैयार है? 85। बी इसके लिए कितने पैसे देने को तैयार है? 100 रुपए, ऐसा। और ये सर क्या है? ये 20 और 17 क्या है? ये इनके रिक्वायर्ड रेट्स हैं। ये क्या है जनाब? इनके रिक्वायर्ड रेट्स। अब सुनना जरा दोस्त, गौर से सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। अब मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं जनरल मार्केट में, किसमें? जनरल मार्केट में एक आवाज उठी हुई है कि अगर कोई बंदा ओजीडीसी में पैसा इन्वेस्ट करे तो 18% का रेट मांगे। किसमें? किसमें उठी हुई है बात? जनरल मार्केट में। जनरल मार्केट में कौन शामिल है? ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है, डी भी शामिल है। उसका एवरेज रिक्वायर्ड रेट कितना है? 18%। एवरेज रिक्वायर्ड रेट कितना है? 18%। अब बताएं सर कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है? 17 रुपए, ऐसा ऐसा हर साल 17 रुपए का डिविडेंड दे रही है। बताएं जनरल मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है? कितना? 90। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है हर साल का? 17 रुपए। 18% का रिक्वायर्ड रेट किसका है? जनरल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच सबका एवरेज रेट है। बताएं इसकी मार्केट वैल्यू कितनी बन रही है? 94। कितनी बन रही है? 94। अब गौर से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूं, कान खोल के मुझे बताएं सर ये वैल्यू हो गई 96। बैठे बैठे कैसे वैल्यू 96 हो गई? लोगों ने सर इसकी वैल्यू बढ़ाई, सर ज्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ गई, इसकी डिमांड बढ़ गई, ओजीडीसी की डिमांड बढ़ गई। आप मुझे बता सकते हैं जनरल मार्केट इस वक्त क्या सोच रही है? हाँ आराम से बता सकते हैं। इस कंपनी का डिविडेंड कितना है? 17 रुपए। ठीक है जी। पता नहीं किस रेट कौन, मार्केट का रिक्वायर्ड रेट पता नहीं क्या है, लेकिन ये बराबर है किसके? 96 के। ये बता सकते हो मार्केट क्या सोच रही है? मार्केट क्या सोच रही है? मार्केट क्या सोच रही है? कितना रिटर्न चाहिए मार्केट को? 17.7%। इसका मतलब है मार्केट सोच रही है कि 17.7% रिटर्न इस सिक्योरिटी से मिलना चाहिए। कौन? मार्केट में कौन? सब लोगों का एवरेज, सब लोगों का एवरेज। अब मुझे एक बात बताएं सर, और तो सुनिएगा, थोड़े टाइम में इस शेयर की वैल्यू हो गई 105, बढ़ गई वैल्यू। कैसे बढ़ जाती है वैल्यू? डिमांड बढ़ती है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, महंगे दामों खरीद रहे हैं, ऐसा। अब मैंने सोचा यार इसका मतलब है मार्केट में लोगों का नजरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जरा मालूम तो करो कि मार्केट इस वक्त क्या मांग रही है। हमने कहा भी मालूम करते हैं। डिविडेंड कितना है अपनी जगह पे? 17 रुपए। ठीक है जी। X% बराबर है किसके? बताएं सर मार्केट क्या सोच रही है? कितना? 16 पॉइंट, ऐसा है। अब बताओ सर हमें ये जो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट है ये किसी से पूछना नहीं पड़ता, ये निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? हम रखते हैं कंपनी का डिविडेंड और हम क्या रखते हैं? कंपनी की मार्केट वैल्यू, और उससे क्या निकाल लेते हैं? हम कहते हैं जी मुल्क में इस वक्त ओजीडीसी के इन्वेस्टर्स का एवरेज रिक्वायर्ड रेट कितना है? 16.19। 16.19। ये कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला आपने? सर आपने मार्केट वैल्यू रखी और आपने क्या रखा? अच्छा एक बात बताओ, ओजीडीसी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, ओजीडीसी का डिविडेंड बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? ओजीडीसी को पता भी नहीं है कि बाहर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। उसके पास जो एसेट, एआरटीडी की बात कर लो यार, एआरटीडी के पास ये कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। एआरटीडी की बाहर मार्केट वैल्यू लग गई जी 5 करोड़। एक बंदा उसने कहा 5 करोड़ 25 लाख, क्या हमारी यहां कुर्सियां निकल आएंगी जमीन से? नहीं सर, एसेट्स क्या रहेंगे? उतने ही रहेंगे। हमारी कमाई क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, डिविडेंड कांस्टेंट है, कांस्टेंट। मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी, इससे हमें पता चलता रहेगा कि इन्वेस्टर मार्केट में क्या मांग रहा है, ऐसा। अब आइंदा के बाद बताओ सर, क्या इन्वेस्टर मार्केट जो इन्वेस्टर मांगता है
क्या वो हमारी फुप्पो को बताता है, खाला को बताता है? नहीं, किसी को नहीं बताता सर। वो मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे करता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो क्या मांग रहा है। और मुझे बताएं ये किसका रिक्वायर्ड रेट है? ये 16.19 ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, किसका है? ये ओवरऑल मार्केट का एवरेज रिक्वायर्ड रेट है। ऐसा आज की पूरी डिस्कशन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं, याद आ रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट कैरी अ कॉस्ट, आइदर डिविडेंड और इंटरेस्ट। फिर हमने ये सीखा कि कंपनी के लिए वैक निकालते हुए मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने ये सीखा कि सर एक कंपनी या किसी भी एसेट की अगर वैल्यू मालूम करनी है, कैसे मालूम करोगे? आप उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, किससे? रिक्वायर्ड रेट से। किससे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? रिक्वायर्ड रेट से। सर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कयामत तक कैश फ्लो देते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट। इससे क्या मिल जाती है हमें? मार्केट वैल्यू मिल जाती है। अगर हम पूरी मार्केट का एवरेज रिक्वायर्ड रेट ले लें और कंपनी के डिविडेंड को उस एवरेज रिक्वायर्ड रेट से डिवाइड कर दें, तो हमें उस शेयर की क्या मिल जाएगी? मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा है। कल हम यहां से इनफ्लो आउटफ्लो, यार ये नेट इनफ्लोज है, डिविडेंड है। कल मेरी बात सुनना, गौर से सुनना, ये जाके आप घर पे सिर्फ इस हद तक रिवाइज कर लेना कि मैथ्स की कैलकुलेशन हमने कल इसके ऊपर 1.5 घंटा और बहस करनी है। और कल जब हम क्लास खत्म करेंगे हमें यह समझ आ जाएगा कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू, इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट कैसे निकलता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ी भारी क्लास हुई है, क्लास घर पे जाके चीजें देख लेना एकदम।